जीवन में एक चीज दिमाग में सेट कर लो। स्थायित्व लाना बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में, नहीं कह रहा हूं एजुकेशन में ही स्थायित्व जरूरी है। बिना स्थायित्व का आप कुछ भी हमेशा उलझन में रहोगे, तनाव में रहोगे और सर कोई काम नहीं कर पाओगे। और ये जो एज है ना, इसमें स्थायित्व की एक कमी है इस उम्र में। हॉल एक मनोवैज्ञानिक है, इस एज को तूफान और तनाव की अवस्था उन्होंने बताया, और उसी पे कंट्रोल करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो ये कंपटीशन होती है उसमें कि अगर गुड मॉर्निंग, यहाँ भी बैठ सकते हो, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा जगह है। गुड मॉर्निंग सर। तो उसमें एक कंपटीशन होती है, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ दूसरा है। ठीक है, चलते हैं आप टॉपिक पे। देखिए, हमें हमारी प्लानिंग कल बता दी थी कि हम लोग को 60 दिन में पूरी कंप्लीट करना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिनको फिजिक्स 0 आ रहा है, मान के चलो स्टेट लेवल 0 है, वहां से भी अगर आप प्रयास करो तो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। उस हिसाब से बताएंगे और जो चीजें हैं यही रटवा देंगे। 60 दिन में जो सिलेबस की डिजाइन है, जिसे तुम लोग की जो क्लास चल रहा था वो चलता रहेगा, उसको हम बताएंगे क्या कैसे किस तरह चलेगा। 60 दिन में जैसे हर चीज का, अभी देखो आर की एग्जाम आया है, तमाम सारे कंपटीशन का आया है जो 1-2 महीने के अंदर होनी है। तो वो जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनका एक फिक्स हो जाता है कि हमको 60 दिन में पूरे सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो हर दिन का एक टॉपिक फिक्स होता है। पूरे सिलेबस को जो आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको 60 दिन में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया कि एक दिन में कितना पार्ट आएगा, कौन कौन सी टॉपिक आपको एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना है और उसको तैयार करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार जान लें कि पूरा हमको सिलेबस क्या है। जनरली भले ही ठीक है आप लास्ट स्टेज में आ गए हो, 2 महीना और बचा है, 2 महीने बाद आपका बोर्ड की एग्जाम होना है। उसके पहले हम पूरा जान लें कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के पेपर क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखो कि जो आपका फर्स्ट पार्ट का, पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट का दोनों बता देता हूं। हालांकि दोनों कंबाइन है, ये केवल डिवाइड पढ़ने के लिए किया गया है आसान, लेकिन है सब एक में कंबाइन। जैसे पहला आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर विद्युती। स्थिर विद्युती कुछ चीजों को भी हम रटा देंगे बिल्कुल कि बेसिक या तैयार हो जाएगा तो आगे स्पीड बढ़ जाएगी हम लोग का। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्थिर विद्युती और करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युती। इन दोनों को मिलाकर 15 मार्क्स आपके आने हैं। 15 अंक के क्वेश्चन इन दोनों पार्ट से आएंगे। फर्स्ट पार्ट का जो बोर्ड का आपका डिजाइन है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कितने आएंगे, 15। ठीक है, अब इसको हमें टारगेट रखना है कि हमें इसको इस तरह तैयार कर लेना है कि 15 का 15 आ जाए, उसमें एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूटे। जब क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद का सॉल्व करो। एक चीज फिर बता दे रहा हूं, परीक्षा की सिस्टम वगैरह पे ध्यान न दो, बदलती रहती है व्यवस्थाएं। इन दोनों पार्ट को हमको इस तरह से पढ़ना है कि 15 अंक बिल्कुल मिल जाए। इसके बाद है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एंड मैग्नेटिज्म यानी धारा का, धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो कितना शॉर्ट सिलेबस है, देखने में केवल तुम लोग को बड़ा रखता है, अभी बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम कहते हैं ईएमआई। क्या कहते हो, ईएमआई। और इसको हम कहते हैं एसी, यानी वैद्युत चुंबकीय
चुंबकी इंडक्शन का क्या होता है? हिंदी वाले बताओ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़े हो ना, प्रेरण क्या कहते हैं? चुंबकी प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों को मिला के देखो, इन दोनों का जो वेटेज है वो कितना है? 12 नंबर का। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? 12 नंबर का। ये आपका टोटल इतना ही फर्स्ट पार्ट का, हालांकि उसमें भी पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो सेकेंड पार्ट में ऐड कर दिया है। तो ये टोटल इतना आपका फर्स्ट पार्ट की जो पहली बुक है उसमें आपका विद्या में दिया है। उसके बाद थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे ज्यादा नंबर आपके इसी से आना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लस ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, इसको यहां लिख देता हूं, ऑप्टिक्स यानी वैद्युत चुंबकी तरंग, वैद्युत चुंबकी तरंग और प्रकाश की, ये आपका 17 नंबर का है। ठीक है, वैद्युत चुंबकी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स दोनों कितने का है? 17 नंबर का है। उसके बाद है आपका डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट और एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, एक ही में है। ये कितने का है? ये हो गया आपका 12 नंबर का, ये भी है। ठीक है, और लास्ट आपका बचा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये है आपका 10 अंक। इतना ही टोटल आपको पूरा पढ़ना है बस। देखो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया टोटल, 1 2 3 4 और 5 पार्ट में पूरे फिजिक्स को डिवाइड कर दिया गया। हाँ, दोनों है। ठीक है, दोनों मिला के आपके 17 नंबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स दोनों मिला के 17 नंबर, पूरे वेव और ऑप्टिक्स दोनों है। इसमें कहीं एक आध दो में कहीं कम बेसी हुआ होगा नंबर, देखो 4 हो रहा है कम, 66 हो रहा है किसी में। ये जो है ये 16 नंबर का है। ठीक है, ठीक है, अब हो जाएगा। ठीक है, ये 16 नंबर का, वो मिस्टेक हो गया था। ये जो दोनों है मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक वाला जो यूनिट है आपका, उससे कितने आएंगे? 16, और यह जो दोनों पार्ट है इससे आपके 15। और बाकी जो सेकेंड पार्ट में जो आप ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे, ये पहला यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने हैं? 17। हाँ, बाकी ड्यूअल नेचर और एटॉम्स और न्यूक्लियाई से 12 नंबर के। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम, हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हटा दिया गया, बहुत छोटा सिलेबस है, इसमें बहुत सारी चीज को रिमूव कर दिया है बोर्ड ने। ये बहुत छोटा चैप्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब हो गया, दिया है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति करके, क्या दिया होगा? इलेक्ट्रॉनिक युक्ति करके चैप्टर का नाम दिया होगा, जिसमें आपका ट्रांजिस्टर वगैरह है, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब वगैरह ये सब दिया होगा। और यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल मतलब हो गया कि जो संप्रेषण तकनीकी है, संप्रेषण, जैसे टेलीफोन वगैरह रेडियो वगैरह सुनते हो ना, वो सब उसी से रिलेटेड कैसे वर्क करता है ये पढ़ना है। तो ये टोटल आपका 10 नंबर का हो गया। ठीक है, तो अब इस 5 पार्ट को हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि 60 डे में कंप्लीट अच्छे से। ठीक, जिसमें पहला यूनिट आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, याद रखो, स्थिर विद्युती। ये सबका एकदम बिल्कुल, ये तो पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको 20 बार पढ़ो। जैसे बोर्ड का पेपर जब बनता है ना, तो पहला देखो जो ऑप्शन होता है रिमेम्बरिंग का, क्या होता है? रिमेम्बरिंग। जो पेपर सेटर होता है कई तरह के बनाता है। पहला रिमेम्बरिंग, आपके पास याद करने की क्षमता कितनी है। तो रिमेम्बरिंग, तो कुछ चीजें आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है? अंडरस्टैंडिंग, कि कुछ चीज को समझना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अंडरस्टैंडिंग्स होता है, यानी समझ के बेस पे होता है, जिसको आप कहते हो पता नहीं कहां से दे दिया था। वो क्यों? क्योंकि उसकी समझ आपके पास था ही नहीं, केवल रटे थे
वो भी अच्छे से नहीं रटे थे, तो अंडरस्टैंडिंग था। उसके बाद है एप्लीकेशन, जो कहते हो कि हवा ही नहीं लगा। ठीक, तो हर पेपर का एक डिजाइन है, ये चीज जानना जरूरी है। यहाँ केवल जनरली 2 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया ना, पढ़ लिए, लेकिन तुमको यही नहीं पता है कि पेपर रियल में कोई जब एग्जाम कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इवन यूपी बोर्ड ही नहीं बल्कि जो भी एनटीए वगैरह जो भी है, जितने भी एग्जाम कराने वाले बोर्ड हैं, वो पेपर कैसे सेट करते हैं, किस तरह के कौन कौन से, जैसे देखते हो, आप कोई भी पेपर दे लो, यूपीएससी का मैं बता दूं पेपर तुमको दे दूं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 10 क्वेश्चन तुम कर लोगे। यूपीएससी का भी 10 क्वेश्चन तुम कर लोगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। हर पेपर में, कल भी पेपर जो देखे होगे, बहुत आसान भी क्वेश्चन थे उसमें, 2-4 बहुत, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान थे, 1-2, इवन डिफिनेशन भी बहुत आसान थे। तो पेपर जब सेट होता है ना, तो लो से लेके हाई तक जाता है। लो से, लो में मतलब जो बिल्कुल लफंगू टाइप के हैं, जो साफ नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत पलट उलट के देखे, वो भी कुछ 2-4 नंबर लिख लें कि अंदर से डिमोलाइज न हो, उनको लगा कि हमें भी कुछ आ रहा है। बाकी जो पढ़ने वाले हैं, उनकी असली परीक्षण के लिए वो थोड़ा सा हाई लेवल की क्वेश्चन दे दी जाती है। तो जो कल पेपर था वो मॉडरेट था, उसको कहते हैं मॉडरेट पेपर, इजी से हाई। और हमेशा बोर्ड का, जिसको लगता हो, जैसे बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि नीट का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है। अंसाल पेपर आप उठाइए, सभी अंसाल पेपर में एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और मेरी बातों को छोड़ दो, तुम पिछले साल का यहाँ का बोर्ड का पेपर देख लो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। हम देखो प्रमाणिकता की बात करता हूं, बस ये हवा हवाई वाली चीजें कुछ नहीं, बात मत मानो, जाओ पेपर को देख लो। इसलिए उस लेवल की तैयारी आपकी अच्छे से इसमें हो जाएगी कि कहीं इस क्वेश्चन आए, किसी तरीके का आ जाए, अब कहोगे कि भाई 2 साल में हम नहीं पढ़ पाए, तो 60 दिन में कैसे पढ़ लेंगे? पढ़ लोगे पक्का। कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर प्रयास करेंगे कि रियल में 80% तक कवर कर लो। बाकी कवर करना है जिसके पास इच्छा शक्ति है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा शक्ति अगर कोई है तो वह है इच्छा शक्ति। भूख लगी है तो नून रोटी भी बड़े इत्मीनान से दबाओगे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और भूख होनी चाहिए अंदर किसी चीज की पाने की। तो अगर सोच लियो, देखो, बीती ताई विसार दे आगे की सुधी ले, जो बीत गया उसको भूल जाओ, पूरी जीवन को आज से एक परिवर्तन कर लो। एकदम अपने आप को 60 दिन एक बंद कमरे में, एक कमरे में बंद कर लो, बाहर की दुनिया से कोई मतलब मत रखो, कौन क्या बोला, कौन क्या कहा, किससे क्या, क्योंकि जैसे ही दूसरे की बात सुनना शुरू करोगे, वैसे ही से विचलित होना शुरू हो जाओगे। तो किसी की बात नहीं सुनो, कान में ठूस लो कुछ, मतलब किसी से कोई मतलब ना, काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिर्फ किताब को अपना दोस्त बना लो, किताब के साथ लगे रहो 60 दिन। ये 60 दिन आपके जीवन का सबसे अमूल्य समय है, इसलिए उस 60 दिन को आप पूरी यूटिलाइज करो। जो टॉपिक यहाँ, जो टारगेट दिया जाए कि ये टॉपिक बताया जाए, इसको ऐसे करना, हम तो यही रटा देंगे, लेकिन उसको और आपके दिमाग में सेट हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि उसका घर पे जाके प्रैक्टिस करो। 40 मिनट पढ़ाएं और 20 मिनट रटवाएं। हम वही बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहानी और वो सब स्टोरी पढ़ने का मतलब नहीं। अब वो पढ़ना है कि जो महत्वपूर्ण है, जितने भूसा है उसमें सबको बाहर कर देना है, गेहूं को हमें लेना है केवल। अब एक टारगेट रखना है, अब तक भूसा भूसी सब भरे, कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। अब केवल पहला अगर यूनिट देखो, चलो अभी लास्ट में डिस्कस कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युती। इसमें रियल में देखो, इस पूरे यूनिट में, इन दोनों में हमें क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश। क्या पढ़ना है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब जान रहे हो। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी आपको जानकारी, बेसिक चीज जान रहे हो ना। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हो? 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा जिसे इलेक्ट्रिक चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ तीनों। आई से, शाबाश, वेरी गुड। पीछे बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हो? विद्युत आवेश से, क्यू से। ठीक है, चलो यहां से हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। इसी को पूरा पढ़ना है, झूठी में तुम लोग भ्रम में रहते हो और प्रेशर लेते हो। इसी को दोनों में नहीं, इसमें भी आएगा, इसमें भी आ जाएगा।
हालांकि लेकिन इसमें 15 नंबर सिर्फ विद्युत आवेश पढ़ लिया गया, 15 नंबर तैयार। विद्युत आवेश पढ़ लो, हम बता दे रहे हैं ना कैसे क्या है। जैसे न्यूमेरिकल से भाग रहे हो तुम लोग ना, अभी अपने आप लगाओगे न्यूमेरिकल से, जैसे लगता है तुम लोगों को मतलब, लेकिन अभी सिंपल सिंपल खुद ही अपन लगाओगे कॉन्सेप्ट, ये रटाना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो विद्युत आवेश, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? अब कैसे क्या है ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे जानो किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्यू से। पहली बात, विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको जो आपको जानने की जरूरत है, यूनिट, यूनिट क्या होता है, कूलॉम, कूलॉम। ये पता है कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पता है कितने प्रकार के होते हैं, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव ऋण आवेश। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, धनावेश क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की, इसको बताना पड़ेगा, बता दें इसको कि जान जाओगे, बस ऐसे याद रखो। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, प्रोटॉन की संख्या वही रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी होने से प्रोटॉन प्लस में रहता है। और ये ऋण आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसमें, ठीक है। बस ये तो बेसिक चीज है। अब यहां से ध्यान दो न्यूमेरिकल कैसे अभी इस बनाओगे आप। जैसे मान लो कि दो चार्ज ले लिए, Q और एक Q2 ले लो, ये दोनों प्लस चार्ज हैं। अच्छा, इन दोनों जब प्लस चार्ज हैं, यानी दोनों धन आवेश हैं, समझो इसको, इसको हम कहेंगे सजाती आवेश, सजाती यानी समान प्रकृति के, यानी सेम नेचर के, लाइक चार्ज, सब ये हिंदी अंग्रेजी सब जान लो भाई, हिंदी वाले भी तो हैं। लाइक चार्ज, इसको क्या कहोगे, लाइक चार्ज। और समान प्रकृति के आवेश या सजाती आवेश भी कहते हैं, एक जाति के हैं सब दोनों, हाँ सजाती, ठीक है हाँ। तो ये क्या होता है कि देखो आप, इन दोनों में जब अभी न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो यूज होगा, इन दोनों के बीच हमेशा अट्रैक्शन लगेगा ना, ऐसे समझो, हाँ यही जानना है यहीं से, क्योंकि जब तक वो बनाओगे नहीं तब न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। जब दोनों प्लस आवेश होंगे या दोनों ऋण आवेश होगा, जैसे मैग्नेट को आप खुद ले लो, हाथ में आप मैग्नेट लो, उसको घुमाओ चारों तरफ, तो देखोगे कहीं कहीं अट्रैक्शन होगा, कहीं नॉर्थ और नॉर्थ पोल को लाओगे तो कभी अट्रैक्शन नहीं होगा, वो रिपल्सन ही होगा। सिंपल से, चूंकि वो घर पे यूज किए हो, चार्ज तो देखे नहीं हो, इसलिए मैग्नेटिक को देखो। और जबकि ये नॉर्थ पोल ले लो, एक साउथ पोल, तो क्या अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि दोनों अगर प्लस चार्ज लो और ये प्लस, दोनों सेम माइनस क्यू हो जाए और ये भी माइनस क्यू हो जाए, तो इन दोनों के बीच मतलब ये इधर आएगा और ये बोलो, हाँ ये एरो सही लगाया हूं, गलत है ना, हाँ क्योंकि न्यूमेरिकल भी लगाओगे तो यही से मिस्टेक करते हो सब। दोनों प्लस प्लस है तो ये, यह इस पे प्रतिकर्षित करेगा ना, ये कहां जाएगा, दूर, और यह जब इस पे लगाएगा तो दूर। ऐसे ही इसमें भी हो गया। ये सब बेसिक चीज जान रहे हो तुम लोग, लेकिन बताना जरूरी, रटाना। ये दोनों समझ में आ रहा है, दोनों ना एरो, न्यूमेरिकल में जब ऐसे एरो लगाएंगे तो समझ जाओगे ना, ये दोनों। अच्छा, अगर प्लस हो और एक माइनस हो, इनके बीच अट्रैक्शन, ठीक है। चलो ये पता हो गया। अब इस पे जो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको ध्यान दो, सीधे हम जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उसी पे चलते हैं। जैसे मान लो कि दो चार्ज ले लिए हम, Q और Q, दो चार्ज ले लिए, दो आवेश ले लिया गया, Q और Q, इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगेगा। हालांकि उसको वैद्युत बल कहोगे, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं, तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। उस प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल भी कहते हो, क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों आवेश के बीच लग रहा है। उस बल का मान निकालने के लिए कूलाम का नियम याद है आपको, सीधे फार्मूला याद रखिए, क्योंकि उसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है, जहां जो आएगा वही मैं बताऊंगा। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान के, मतलब कांस्टेंट है, के की वैल्यू क्या होती है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 9 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आपको इसमें जानने की क्या जरूरत है, क्या चीज है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ठीक।
एफ तो आपको याद है, कोई बात नहीं, यहाँ पर रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है आपका, याद है कि दो आवेश के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर वही एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ दिया जाए या डायमेंशन पूछ ले तो फिर खेला खत्म। सही है। अभी इसमें हम बता दें 90% लोग दिक्कत होगी निकालने में। कैसे निकालोगे आप? जैसे मान लो आ गए, ये नहीं फार्मूला देखो, पूछेगा कि राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट या यूनिट एप्सिलॉन नॉट का, यानी एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और बीमा लिखने के लिए आएगा। तो वहां पे ये कैसे जानोगे कि हम एप्सिलॉन नॉट कहां से लाएं? तो कहां से लाओगे? सीधे जिस फार्मूले में तुमको नजर आए तो वही फार्मूला लिख दो। तो मान लो सबसे आसान बात नहीं करो, सबसे आसान आपका यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन। और अब बताओ इसका अगर हमें डायमेंशन या यूनिट लिखना है तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखेंगे? बाकी तुम लोग लिख लोगे, बाकी तुम लोग बताओ कैसे लिखोगे? मान लो ये तुम्हें पता है फार्मूला, कैसे लिखोगे इसका बीमा चाहे मात्रक? कैसे निकालोगे? अच्छा निकाल के बताओ। देखिए आप एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। चलो पहला हम निकालते हैं यूनिट इसका, क्या निकालते हैं? मात्रक। कोई ऐसा भी है जिसे फार्मूला नहीं याद है? ये कैसा फार्मूला है? दो आवेश के बीच लगने वाला बल है, याद रखो। तो मेडिकल अभी लगाओगे तो उसमें सब आएगा। अब यहाँ पे 9 आए तो इसका देखो, इसके नीचे 1 मान लो, जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है उसको। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये समझ में आ रहा ना? इक्वल टू Q1 Q2 और नीचे 1 है तो इक्वल टू क्या हो गया? Q1 Q2। हमको किसका डायमेंशन यूनिट लिख रहा है? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट पे ही रोक लो, ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान एफ इंटू, चूंकि 4 पाई आपका अंक है, कांस्टेंट है तो इसका यूनिट नहीं होता है, तो यहां सीधे लिख लो आर स्क्वायर। ये हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो अब बताओ Q1 Q2, क्यू क्या है? चार्ज है। अभी बताए उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर। एफ का न्यूटन, आर का, बस यही आपका क्या हो गया? या इसी को ऐसे भी लिखोगे, जो ऑप्शन देगा ऐसे देगा, ऑप्शन जो देगा इस रूम में देगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो किसी को डाउट? निकाल लोगे? पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और केवल जब एप्सिलॉन लिखोगे तो ये पलट जाएगा, कूलम ऊपर चला जाता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। डायमेंशन इसका कैसे लिखोगे? डायमेंशन इसमें कितने लिख लेते हो? 1 2 3 4, बस। अच्छा एक चीज बताओ, क्यों पढ़ रहे हो? डिग्री के लिए केवल? आज केवल डिग्री का भी वही महत्व है जो बकरी चरा रहा है। केवल डिग्री लोगे तो उस डिग्री का आपका महत्व किसके इक्वल है? बकरी चराने वाले के इक्वल है। क्योंकि सारा चीज चेंज हो चुका है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए व्यवस्था सरकार बना दी है, घास छिलो नहीं तो सऊदी जाकर बकरी चराओ। आपका 2 साल खत्म हो गया। इसमें हमें लगता है मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होगा भैया हमें डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नहीं तो यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो तमाम सारी चीजें। होगा ना? बहुत सारे तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यूपीएससी का वो चीजें हैं। ठीक है, शुभकामना उनको है, और जिनके पास भी इस तरह सोच सब है, लेकिन आप मेहनत कितना किए हो ये भी देखने वाली चीजें हैं। अगर इस तरह से रहता तो सब लोग यहाँ डॉक्टर इंजीनियर आईएएस अफसर हो जाते, और हर साल सिसवा से भी 10 20 50 को पैदा होते। लेकिन ऐसा होता है? क्या नहीं होता है? क्योंकि जिस समय पढ़ना हुआ है उस समय मटर गश्ती करते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो आप नहीं पढ़े हो, आगे आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल हो गया कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखने के लिए मात्र 10 फार्मूला याद रखो, सबका डायमेंशन लिख लोगे, केवल 10 फार्मूला।
यहाँ बता दे रहा हूं, चूंकि अब बेसिक भी बताना ही पड़ेगा तुम लोग को थोड़ा बहुत। देखो डायमेंशन रियल में होता क्या है कि आप जैसे इंग्लिश में पढ़े हो ना 26 लेटर, कितने लेटर पढ़े हो? 26 अक्षर। उन 26 अक्षर बेसिक है, उससे आप कितने वर्ड बनाते हो? इनफाइनाइट बनाते हो। अच्छा, उस इनफाइनाइट वर्ड को बनाने के लिए आपको 26 लेटर की जरूरत पड़ेगा। 26 लेटर न पता हो तो वर्ड बना पाओगे? सेम कंडीशन फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी का होता है। फंडामेंटल वो कितने हैं? 7। बस उन्हीं सातों को सब भाई पढ़ा जा रहा है, उन 7 के अलावा दूसरा है ये नहीं है। उन्हीं सातों मूल मात्रक, क्या कहते हैं उसको? फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल रास। क्या कहते हैं? मूल रास। वो 7 हैं। उन्हीं 7 का यूज करके हम पूरा फिजिक्स को पढ़ते हैं। उसका डायमेंशन लिखोगे, यूनिट लिखोगे, सब लिखोगे। तो 7 कौन कौन से हैं बताओ? पहले पहुंच गए, गलत मास, पहले लेंथ है। सीक्वेंस में याद रखो तब याद रहेगा चीजें। चलो बेसिक भी आज थोड़ा डायमेंशन ही निकालना तुम लोग सिखाना, बाकी कल से टॉपिक शुरू करेंगे। तुमको आता निकालने? नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए 7 याद रखो। पहले यहाँ पे याद रखिए लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है बताओ? मीटर। इसको हम लिखेंगे स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। मास मतलब किलोग्राम, केजी। थर्ड है टाइम, समय, सेकेंड। उसके बाद है ताप, केल्विन। डिग्री सेल्सियस में लिखते हो लेकिन केल्विन याद रखो, या एसआई सिस्टम में। उसके बाद है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट एम्पीयर। इतना आपको तो जरूरी है, बाकी उसके बाद जो 3 है उसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना आप आ जाओ। इतना आपके लिए क्या है? जरूरी है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और वैद्युत धारा, ये 4 याद रखिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और वैद्युत धारा। यूनिट यहां याद रखिए, मीटर, एम, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन और एम्पियर। उसके बाद बताओ 3 क्या है? 2। अच्छा लिख ही दिया हूं। 5 बताओ। ल्यूमिनियस फ्लक्स क्या है? ल्यूमिनियस फ्लक्स, जिसको क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। किसी ज्योति नाम होगा, याद रखना। ज्योति उसके साथ छोड़ देना, तो बहुत तेज है। ज्योति बहुत तेज है, ज्योति तीव्रता हो गया, ठीक। कैंडिला क्या होता है? कैंडिल, कैंडिला, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया लास्ट में? मैटर, यानी पदार्थ। पदार्थ का मतलब यूनिट हो गया मोल, बस। तो इन दोनों का कोई यूज नहीं है, लेकिन इतना आप याद रखिए। अब यहाँ पे ये 7 है, इन्हीं 7 से मिलके आप इनफाइनाइट आप फिजिकल क्वांटिटी बनाते हो। और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, देखो बोर्ड हो चाहे अन्य एग्जाम हो, जिसमें एक यूनिट या डायमेंशन न आया है। अगर यूनिट पूछ देगा तो डायमेंशन नहीं, डायमेंशन माने एक आना ही आना है आपको, और वो तभी लिख पाओगे जब ये आपको याद होना चाहिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ल्यूमिनियस फ्लक्स यानी ज्योति तीव्रता और पदार्थ मैटर। 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसमें से 4 आपको याद होना। अब ये 7 हो गए, इन्हीं 7 से मिला के जो अनफिजिकल क्वांटिटी बनाते हो उसको कहते हैं डेराइव क्वांटिटी। क्या कहते हो? डेराइव। डेराइव मतलब होता है व्युत्पन्न रास। व्युत्पन्न रास, मूल राशि यानी जो 26 लेटर स्वतंत्र हैं, ऐसे ये भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये स्वतंत्र है, किसी डिपेंड नहीं करते। अब इससे मिला के जो हम क्वांटिटी बनाते हैं उसी को कहते हैं डेराइव। वो कितने हैं? इनफाइनाइट। तो जितना मैं लिख रहा हूं उतना याद रखो, ये 4 ए, बाकी 6-7 इधर, उतना याद रखो। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन लिख लोगे। जैसे पहला आपका है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या होता है बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये जनरली जान रहे हो आप। अच्छा, लेंथ को किस में मेजर करोगे आप? किस में मापोगे लंबाई को? मीटर में। देखो यहाँ लिखो मीटर,
ब्रेथ चौड़ाई को भी किस में मापोगे, यानी देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो भी हो, डिस्टेंस, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, सब किस में मेजर करते हैं, तो मीटर लिखो। मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद वैल्यूम, जितना मैं लिख रहा हूं उतना फार्मूला याद रखो, वैल्यूम, क्योंकि बेसिक चीज याद रहेगा तभी न्यूमेरिकल आगे कर पाओगे, नहीं बानर बन जाओगे फिर। आयतन, वैल्यूम का क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या होता है बताओ, लेंथ का मीटर, ब्रेथ का, सब मीटर में मेजर करेंगे, क्या हो गया, मीटर 3, ठीक है, मीटर की हो गया। इसके बाद है डेंसिटी, क्या है, डेंसिटी, घनत्व, ये क्या होता है, मास अपन वैल्यूम, डेंसिटी। इसका बताओ मास की यूनिट केजी, और इसका अभी बताया हूं यहां, बस केजी पर मीटर क्यू। अब इसके बाद जो भी हम लिखेंगे इन्हीं 7 को मिलाकर आपका यूनिट भी लिखते चलोगे, जैसे स्पीड और वेलोसिटी दोनों अगर लिख दो, स्पीड और वेलोसिटी दोनों बात एक ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस अपन दूरी अपन समय, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, मीटर, और इसको सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब ए मतलब त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, यानी डेल्टा भी अपन डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये डेल्टा भी मतलब भी ही है, भी की यूनिट क्या लिखे हो, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी क्या हो गया, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक याद रखिए बस। जैसे अब इसके बाद किसी का भी नाम लो, जैसे फोर्स आ जाओ, फोर्स अगर हम कहते हैं फोर्स या फिजिकल टू क्या होता है, एम इंटू ए, तो मास की यूनिट क्या लिखे हो बताओ, किलोग्राम, और ए का क्या लिखे हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस हो गया। अगर ये याद है तो वर्क का लिख लो, वर्क इजकल टू एफ इंटू डी। तो अब बताओ फोर्स का क्या लिखे हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, दूरी, ते भी क्या हो गया, मीटर, तो क्या आ जाएगा बताओ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब इसका डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे ध्यान दो। ये आपका क्या था, फंडामेंटल क्वांटिटी, पावर इस पे कितना है, 1। जब इसको ये क्या है तुम्हारा क्षेत्रफल, यहाँ पे एक चीज देखो, ये मीटर स्क्वायर भले ही लिखे हो, लेकिन अगर इसको हटा दो तो ये मीटर तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी ही है ना। इसमें जितना भी लिखा गया है, कोई ऐसा कहीं दिखाओ जो इन सातों में से कोई अलग यूज हुआ हो, कोई है अलग, नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, जब ये मीटर था सिंपल, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन जब इस पे पावर आप ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, डेराइव, व्युत्पन्न राशि। तो याद रखो, फंडामेंटल को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेराइव में, तो उसके ऊपर क्या चढ़ता है, पावर, उसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन। उस पावर को क्या कहते हो, फिर ध्यान दो, जब फंडामेंटल क्वांटिटी को डेराइव क्वांटिटी में आप चेंज करते हो तो फंडामेंटल के ऊपर क्या चढ़ाते हो, पावर। ये फंडामेंटल ही है सब, देखो जितने पावर है ये सब फंडामेंटल पे ही पावर है, इसी पावर को क्या कहते हो, डायमेंशन। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें, उसको हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं, उसको याद रखिए। देखिए लेंथ का, लेंथ यल लिखा हो या मीटर हो तो उसका डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल यल, हमें हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। द्रव्यमान मास, कैपिटल यम, यानी जहां केजी होगी वहां क्या लिखोगे आप, यम। टाइम टी, ताप के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसका हम सीडी लिख देते हैं, और इसको मोल ही लिख देता हूं। तो आप यहां तक याद रखो, इन्हीं सब का यूज है। अब इनका यूज करके देखो, बताओ यहां पे क्या होगा डायमेंशन, ये मीटर स्क्वायर है, बताइए एरिया का हम डायमेंशन पूछ दे क्या होगा, मीटर की जगह क्या लिखोगे, यल, पावर कितना है, बस यल स्क्वायर, डायमेंशन फार्मूला हो गया, समझे। और यहां बताइए वैल्यूम का हम पूछ दें तो क्या हो गया, मीटर की, मीटर की जगह क्या लिखोगे, यल, पावर क्या है, बस। ये डायमेंशन फार्मूला है, लेकिन डायमेंशन क्या है, 2, डायमेंशन क्या है, 3, डायमेंशन फार्मूला आपका ये हो गया। अब इसका बताओ केजी की जगह क्या लिखोगे, यम, और इसके जगह यल क्यू, ऊपर ले जाओगे क्या हो गया, एम एल माइनस 3, किसका है ये, ठीक है। ऐसे ही इसका बताओ, मीटर का यल,
ऐसे इसका बताओ, मीटर का यल, सेकेंड का T-2, ऐसे इसका बता दीजिए, देखो केजी का m यल T-2, इसका भी m यल स्क्वायर T-, बस ये डायमेंशन निकालने। अब इसका इतना याद कर लो, मैं बता रहा हूं, इतना अगर आपका डायमेंशन याद है तो किसी का भी निकालोगे। जैसे अभी मैं एप्सिलॉन नॉट का बताया हूं ना, ध्यान दो, इसको क्या लिखना है, एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या आया था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो न्यूटन का यानी फोर्स डायमेंशन यहां देखो दिया है, मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब यल आप पता है, लेकिन कूलम, कूलम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, वो क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी आई है, देखो यहां पे आई इजकल टू क्या पढ़े हो, क्यू अपॉन टी पढ़े होंगे, तो क्यू इजकल टू क्या हो गया, आई इंटू टी, तो आई का बताओ, अब देखो यहाँ ए आ गया, और टाइम का, तो क्यू का डायमेंशन बस यहां लिख दो, क्या हो गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दिए। क्यों स्क्वायर लिखे, क्योंकि स्क्वायर है, न्यूटन मतलब फोर्स, mL T-2, और मीटर स्क्वायर मतलब यल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर आने दो, यल यल यानी जो सेम होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, mL/Q/T-2। अब इसको ऊपर ले जाइए, तो देखो m का पावर 1 था, प्लस ऊपर ले जाओगे तो -1, यल क्यू ऊपर लाओगे तो l-3, T-2 है और T ऑलरेडी 2 ऊपर लाओगे तो प्लस हो जाएगा T पे पावर 4 और a स्क्वायर, यही आपका डायमेंशन होगा किसका, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताओ, ये पावर वगैरह के ऊपर नीचे इधर उधर लाने में जोड़ घटाना गुणा बेसिक चीज पता है ना, हाँ जिसको नहीं होगा वो बता देगा भाई, फिर उसको भी हम बता देंगे, जैसे डायमेंशन बता दिए वैसे भी बता देंगे, क्योंकि बेस जब तैयार कर लोगे तो स्पीड बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर हम स्पीड बढ़ा कंप्लीट कर दे, तुमको कुछ ना आए तो पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, कम से कम इतना याद रखोगे ना, 60 दिन में मास्टर को पढ़ा दो, बहुत बढ़िया। बोलो ये समझ गए, डायमेंशन निकालोगे अब सब। अब एक काम करना है, अब ये तो समझ गए, लेकिन अगर इसको घर पे जाके 10 नहीं लिखे तो फिर खत्म। तो ये जरूरी है कि आप घर पे जाके इसको याद रखो और डायमेंशन लिखो, कैपिटल जी का जितने भी कोफिशिएंट हैं उन सब का डायमेंशन लिखो, यूनिट लिखने की प्रैक्टिस करो, तब जाके वो चीजें याद रहेगी। तौसीफ सर वेलकम। 9:05 हो गया यार, हाँ देख, हाँ बस 5-2 मिनट हमको निकलना भी है अभी। बाकी सारी चीजें सर बता ही दिए होंगे, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो सब्जेक्टिव मेरे वाली हैं वो मैं बता देता हूँ। तो केमिस्ट्री में टोटल हम लोग के 10 चैप्टर हैं। आपका चैप्टर शुरू से आपका जो स्टार्ट होगा सॉल्यूशन, अच्छा सीबीएसई बोर्ड वाले तो नहीं है, अपने ही है ना सर, हाँ ठीक है, तो अपने दोनों सेम ही है, नहीं कल बच्चे कह रहे थे हमको लगा वो भी आया है। तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद डीएफ, फिर कोऑर्डिनेशन, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, ये 4 आपके हैं पहले वाले हैं, 5 इधर के और 5 उधर के, और टोटल अपने पास 10 चैप्टर है, 60 दिन का समय है। बहुत आसानी से पूरे चैप्टर को 6 लेक्चर में डिवाइड कर दिया गया है, 10 है 6 1 पे 6, टोटल 60 दिन में पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो पहला चैप्टर मैं कह रहा था वो सॉल्यूशन से ही अपना स्टार्ट हुआ, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग, बस हिंदी में इसे विलियन कह देते हैं। और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है ये सब पहले पार्ट के हैं, सेकंड आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री मिलेगा, और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में हमको क्या देखना है भाई, वैद्युत रसायन जिसे हिंदी में कहते हैं, ये तो जानते हो ना। अब थोड़ा बहुत आपको दोनों मिला के ही समझना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं सर, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश। थर्ड क्या अपना, थर्ड अपना है केमिकल काइनेटिक्स, अपना है केमिकल काइनेटिक्स, इसे क्या कहते हैं हिंदी में भाई, हाँ इसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। अगला क्या है अपना, डी एंड एफ, तो डी एंड एफ ब्लॉक, और फोर्थ अपना क्या है, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन,
क्या हो गया, उपसंयोजन। और अपना सिक्स क्या है, अब ये जो है पहले एक बार देख लेना पहले ध्यान से, ये आपके पूरे के पूरे सिर्फ फर्स्ट पार्ट के है, बाकी जो पढ़ गया उसका डिस्कस ही नहीं करना है, बोर्ड में उसका कोई जिक्र ही नहीं है। हालांकि बहुत कई जगह हो सकता है पढ़े हो, लेकिन इसके अलावा बोर्ड में इसका जिक्र नहीं है, बस यही है चार। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ और एक कोऑर्डिनेशन। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, और ये वाला जो है इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपके पास आएगा हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन, देखो हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हिंदी में भी सेम नाम वही है। जो सेवन है वो आपके पास क्या है, एल्कोहल, फिनॉल, और लास्ट में एक और इसमें हम पढ़ेंगे ईथर पढ़ेंगे, 8 नंबर। ये क्या है, एल्डिहाइड, एक है कीटोन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अब जो 9 है उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अमीन्स। क्या है, अमीन्स, हिंदी में भी अमीन ही कहते हैं। और लास्ट जो 10 है वो अपना क्या है, बायोमोलिक्यूल। हाँ, हिंदी में ये थोड़ा दिक्कत होगी कि हिंदी में से क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, केमिस्ट्री इसके बाहर आना ही है। 10 चैप्टर है, 60 दिन का समय है, एक चैप्टर 6 दिन। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 पार्ट है आपके, ये तीनों ये आपके न्यूमेरिकल वाले हैं। इन तीनों से सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे। और जैसा कि बोर्ड का पैटर्न देखकर लगता है न्यूमेरिकल उससे बढ़िया, उससे बेहतर लेवल का इंप्रूव किया जाएगा। भाई वो इजी दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पिछले साल में जो बोर्ड का पेपर आया था सर, उसमें बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल दिया था, कम से कम 5 नंबर के थे, 3 का एक था, 2 का एक था। वो तो बहुत आसान था, डेल्टा जी इक्वल माइनस एनएफ ई नॉट सेल वाला जो पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही था। लेकिन हम जहां तक हम टच करेंगे वो आसान से लेकर के हाई लेवल तक पूरा चलेंगे हम लोग। सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों से हमें बस न्यूमेरिकल मिलेंगे। हाँ, आईयूपीएससी नेम जो मेन रूप से हमें देखना पड़ेगा वो कोऑर्डिनेशन से। डी और एफ से है जनरल, आपको एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़नी है, और इनसे रिलेटेड जो इनके कुछ कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन में पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन में हमें मेन रूप से इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीएफटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसकी हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये तीनों देखो, ये जो 3 है और एक लास्ट इनको मिला के 4, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स, यही आपको दिक्कत करेंगे ये चारों। क्योंकि पहली बात तो चाहे बोर्ड में देखो चाहे कहीं का भी तुम मॉडल पर उठा के देख लो, याद करना बहुत मुश्किल रहता है। चाहेगा रोजन मुंड अभिक्रिया, वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, राइमंड टीमन अभिक्रिया, वोल्बे सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस, तो नाम से रीजन पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और ये आ गया कैसे, देखो 60 दिन है, आप एक बंद कमरे में, जो मैं पहले बोला हूँ, बंद करके बैठने की आदत डालो। पहले 2 घंटा कम से कम एक बार बैठने की आदत डालो। वो बैठने की आदत नहीं है, वो तो पता ही है, आधे घंटे बाद नहीं, 1-2 महीना सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ 2 महीना भूल जाओ। लाइफ अभी भी मैं बता दूं तुमको,